नमस्कार। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले फेज के वोटिंग के अब कुछ ही दिन रह गए हैं। नॉमिनेशन हो गए थे और तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान में हैं। बीजेपी का 400 पार का नारा पूरी जगह पर बीजेपी के नेता पूरी ताकत के साथ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत के मैदानों में इस वक्त अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पहले फेज में लड़ाई उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नहीं, उत्तराखंड की 5 सीटों पर नहीं या त्रिपुरा की 2 सीटों पर नहीं। यह लड़ाई लड़ी जा रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जहां एक ही फेज में सभी 39 सीटों का चुनाव होना है, वहां सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अगर बीजेपी और एनडीए 400 पार के इस नारे के प्रति गंभीर है तो उसके लिए जरूरी है कि तमिलनाडु में उनको कुछ करके दिखाना होगा। पार्टी अपने अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में इस बात का दावा जरूर कर रही है कि वो इस बार तमिलनाडु में हैरत अंगेज आश्चर्यजनक सफलता हासिल करेगी। के अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल, मेरी जमीन मेरे लोगों के साथ जुलाई 23 में जिस तरह से एक यात्रा शुरू की थी जो तमाम विधानसभा सीटों पर होती हुई गुजरी, और उस यात्रा का जो सबसे बड़ा नतीजा था कि बीजेपी ने इस बार अकेले जाने का फैसला किया था। यानी जो पार्टी तमिलनाडु की जिस राजनीति को इस देश ने 1967 से देखा है, जहां राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका सिर्फ जूनियर पार्टनर के तौर पर रह गई, वहां पहली बार बीजेपी इस तरह से लड़ रही है कि वो अपने आप को प्रमुख पार्टी कह रही है, और फिर उसने गठबंधन अपनी शर्तों पे किए। AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम, जो कभी जयललिता के होते वक्त बहुत ताकतवर पार्टी रही, अब अपनी छाया भर दिख रही है। द्रमुक जिसने स्टालिन और उसके बेटे उदयनिधि ने एक तरह से पूरी जीत की भूमिका बांधने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई। अगर स्टालिन अटैक करते रहे AIADMK पर और बीजेपी पर, दोनों पर एक साथ, तो मजबूरी में AIADMK के लीडरों को खिलाफ बोलना पड़ा बीजेपी के, जिनके साथ उनका एक लंबा अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप रही। अब ऐसे में ये पूरी राजनीति किस तरफ जा रही है? क्या पहले फेज की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी जीत रही है, बीजेपी मैदान में खड़ी है, या फिर बीजेपी सिर्फ चर्चाओं में है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यासिर मुश्ताक है, जो साउथ इंडिया में पूरी तरह से राजनीति को देखते हैं। मेरे साथ रामास्वामी हैं, जिनसे आप मिल चुके। पिछली बार उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति का सच उत्तर भारत के तमाम लोगों को कुछ कुछ समझाया था। और मेरे साथ हैं अभय कुमार, उनको आप जानते ही हैं, उनको आंकड़ों से बड़ा खेलने का और उसको आम जनता के पास राजनीतिक मिजाज को बताने में काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए मैं इस बातचीत की शुरुआत करूंगा। तो शुरुआत में इसीलिए रामास्वामी जी के पास जाना चाहूँगा क्योंकि उत्तर भारत में सबसे बड़ी नजर, यूं तो रामास्वामी जी 8 सीटें उत्तर प्रदेश की लड़ी जा रही हैं, जहां 80 सीटें हैं। 5 सीटें उत्तराखंड की होंगी, त्रिपुरा की सीट भी होंगी, लेकिन लोगों की नजर ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर तमिलनाडु में क्या हो रहा है, कोयंबटूर में क्या हो रहा है, और मुजफ्फरनगर जैसे शहर में भी लोग अपनी सीट के बारे में पत्रकारों से कम पूछ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या अन्नामलाई लड़ाई में है। तो आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि पहला फेज की एक ही फेज में वोटिंग हो रही है, जिसमें से 32 आपके यहां अनारक्षित है, यानी जनरल सीट है, और 7 आपके यहां आरक्षित सीट है। पिछली बार के रिजल्ट से कुछ उल्टा आपको दिख रहा है? मेरा भारत देशवासियों को और हमारे लोगों को नमस्ते। मैं पहला ये बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन का माहौल अभी आजकल देखने लग गया है और ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी में दिवाली है इलेक्शन का दिन। और तमिलनाडु के लिए अप्रैल 19 वो दिन होगा कि लोग उनका जो असली चॉइस क्या है वो बताएंगे। और आपका ये प्रश्न से मैं शुरू करूंगा कि पिछले बार 2019 से इस बार कुछ बदलाव है रहेगा कि नहीं। जरूर आप देखेंगे बहुत सारी चीज बदलेगी।
भाजपा का पिछले बार 3 या 4% का वोट परसेंटेज था। इस बार आसानी से भाजपा 15% से 20% के आसपास उनका वोट परसेंट लेके जाएगा। और आप ये भी फर्क देखेंगे, पिछले बार भाजपा का तमिलनाडु से एक भी लोकसभा के लिए भेजा नहीं रिप्रेजेंटेटिव। सारे के सारे डीएमके का अलायंस या अभी एक घमंडी अलायंस का लोग गए थे। और इस बार आप देखेंगे कम से कम भाजपा का एमपी 5 लोग कम से कम जीतेंगे। और अन्नामलाई इतना सारा मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। डीएमके और एडीएमके दोनों हारेंगे। हार उनका छोटा ये नहीं रहेगा कि वो लोग उनका डिपॉजिट के लिए भी सोचना पड़ेगा, वैसा रहेगा उनका जीत। फर्क कारण मैं ये बताऊंगा कि अन्नामलाई का इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन कोई भी नहीं उठा सकता है। अन्नामलाई का सर्विस रिकॉर्ड पूरा देश जानता है। आईपीएस ऑफिसर के नाते वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे, और भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव बन के वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भाजपा का अध्यक्ष तमिलनाडु वाला अध्यक्ष बन के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने बोला था एन मन एन मक्कल, सो माई लैंड माई पीपल का वो पूरा यात्रा के साथ वो कैसे पूरा तमिलनाडु उनका यात्रा था और कितना सक्सेसफुल था। पहला आप देखेंगे देश भर से आएंगे भाजपा का लीडर्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी आएंगे, अडवाणी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे। उस टाइम बहुत सारा क्राउड आएगा। तमिलनाडु का लीडर्स के लिए इतना सारा क्राउड नहीं आएगा। और अन्नामलाई वो फर्क लेकर आए कि लोग उनको देखने के लिए आते हैं। पहला हम तमिलनाडु में देखते थे कि एमजीआर या अन्ना दुरई या जयललिता या करुणानिधि को देखने के लिए लोग आते थे। सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री से कोई आएगा फिर लोग उनको देखने के लिए आते थे। बट इन मक्कल यात्रा में हमने देखा था कि जब अन्नामलाई जाते हैं हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे लोग अन्नामलाई को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अन्नामलाई को सुनना चाहता है। अन्नामलाई का अन्नामलाई का बात सुनना चाहते हैं, यही कारण के लिए कि मोदी का गारंटी अन्नामलाई की वजह से उनको पता चला। मोदी का स्कीम्स जो पिछले 10 साल से हुआ है, यहाँ का तमिलनाडु का गवर्नमेंट कभी भी उनको दिखाया नहीं कि मोदी का गारंटी से इनको पैसा आ रहा है। राशन यहाँ पे मिल रहा है, 1000 फार्मर्स को 6,000 रुपए मिल रहा है। ये सारा कहाँ से आ रहा है ये इनको पता नहीं था। और ये अन्नामलाई जी ने पता है कि लोगों को मोदी का गारंटी के वजह से ये आ रहा है। और मोदी खाली हमारा सोच और विचार नहीं, हमारा फ्यूचर भी बदलना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेकर आना चाहते हैं। ये प्रोग्रेस यहाँ का तमिलनाडु का पॉलिटिशियंस हर बार बोलते रहते हैं, तमिलनाडु का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट ये स्टैग्नेंट रहा पिछले 20 साल में। उसको कैसे बढ़ाना है, ये सारा सोच और विचारधारा खाली मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ पे उनका मैसेंजर अन्नामलाई जी रख रहे हैं। ये सारा लोग को ज्यादा पसंद है। और मैं इस कारण के लिए बताऊंगा कि क्यों ज्यादा चेंज रहेगा कि वोटिंग पैटर्न में यंगस्टर्स इतने ज्यादा हो गए। यंगस्टर्स बहुत सारे अन्नामलाई को उनका लीडर मानते हैं। ये सोचते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत बड़ा मामला है। और यहाँ पे आप रखो मिडिल क्लास फैमिलीज और पेरेंट्स देखते हैं ड्रग्स का इतना बड़ा इशू है यहाँ पे। डीएमके यहाँ का रूलिंग पार्टी है, उनके साथ जोड़ा हुआ जो मेंबर था उनका पार्टी का एक अंग का अध्यक्ष था, वो बंदा बहुत ही बड़ा ड्रग्स स्कैम में अभी पुलिस उन्होंने अरेस्ट किया। 3,500 करोड़ का कम से कम ड्रग्स उनके वजह से पकड़ गए। सो ये सारा सोच पीपल के ऊपर रहेगा। और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच ये भी देखना है, डीएमके हर बार लोग के पास यहाँ जाके झूठ बोलते रहा कि फिशरमैन का फ्यूचर, मछुआरे का फ्यूचर उनके ऊपर है और वो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। बट उन्होंने ये झूठ बोला कि 1974 पे जब इंदिरा गांधी ने कचतीवु का साइन अप किया श्रीलंका के साथ, उस टाइम पूरा डिस्कशन यहाँ पे करुणानिधि जिस टाइम सीएम थे उनके साथ हुआ था। और ये इतने साल 1974 से ऑलमोस्ट 50 साल उन्होंने झूठ बोलते रहे तमिलनाडु का लोग के साथ कि हमको पता ही नहीं था। और इंदिरा गांधी का कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे मछुआरों के साथ उनका गलती कर दिया और एक गलती ठीक करना के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट ये उन्होंने झूठ बोलते रहा है। ये सारा झूठ, उनका करप्शन का झूठ, उनका प्रोजेक्ट्स का झूठ, उनका गवर्नेंस का झूठ और उनका छोटे छोटे बातों का सारा झूठ अन्नामलाई जी ने बाहर लेकर आया है। इसका असर जरूर पड़ेगा और वो असर दिखेगा इलेक्शन के वक्त जब वोट डालने जाते हैं। बटन, सही बटन लोग लगाएंगे, कमल के ऊपर उनका बटन दबाएंगे और कमल को जिताएंगे। आप देखेंगे हम जून 4 को बात करेंगे अगला बार और आप देखेंगे कितना फर्क पड़ा है यहाँ पे। जी, हम लोग तब जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं जाता हूं पहले एक बार अभय जी, आप क्या आंकड़ों को बता सकते हैं? बीजेपी के साथ बड़ा
उलट दिख रहा है। अगर मैं देख रहा हूं आंकड़ों के हिसाब से, लोकसभा में उसकी भले ही परसेंटेज 3 पॉइंट समथिंग रही हो, लेकिन उससे पहले 2014 में 5 पॉइंट समथिंग थी और विधानसभा में फिर घट गई। इसके बाद 2019 में आई 3 पॉइंट एक साथ, और उसके बाद फिर विधानसभा में फिर वो 2 पॉइंट समथिंग पर आ गई। ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या इस बार दूर कर सकती है? ऐसा आंकड़े कुछ बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कोयंबटूर है, विरुधनगर है, रामनाथनपुरम है, चेन्नई साउथ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट के तौर पर बीजेपी ये मान के चल रही है कि वहां वो लड़ रही है, या उसके सहयोगी और बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, या मैं अंबुमणि रामदास की ताकत को जोड़ते हुए कहता हूं। तो आप आंकड़ों के हिसाब से क्या देख रहे हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम लोग शेयर करना चाहें? जी देखिए, अगर हम बात करें पुनीर साहब, तो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ है। तमिल साउथ में 130 सीट आती है, जिसमें 39 सीट 39 सीट तमिलनाडु में है, जो कि 30% ऑफ सीट्स है। पूरे साउथ में जो सीट्स है उसका 30% तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ऐसे ही बहुत पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आपके बात का जवाब दूं, फिर मुझे और भी अन्य बात भी रखना है आपके साथ। देखिए, इसमें बीजेपी के लिए यह बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, और सुनहरा मौका 2-3 कारणों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कारण से कि अन्ना मलाई तो अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार भी अपना काम कर रही है, सब कुछ अपना अनवरत ये लोग अपना मेहनत अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जिसको हम लोग भूल नहीं सकते कि वहां की राजनीति में जो बदलाव आया है, राजनीति में क्या बदलाव आया है कि विगत 30 साल से वहां की राजनीति 2 बड़े नेताओं करुणानिधि और जयललिता के बीच में थी। लेकिन अब के दिनों में अभी दोनों पुरोधा, वहां के राजनीति के पुरोधा थे, अब वहां दे आर नॉट अवेलेबल, वो लोग वहां दे आर नॉट अवेलेबल। तब उसमें क्या होता है कि अभी के परिस्थिति में अगर हम बात करें तो एक तरफ स्टालिन की टीम जरूर है, डीएमके स्टालिन के द्वारा लीड किया जा रहा है, लेकिन एआईएडीएमके के पास कोई नेतृत्व नहीं है, और इस नेतृत्व नहीं होने का यह परिणाम आ रहा है कि अब वहां का ऑपोजिशन स्पेस पूरी तरह ओपन है। वहां पर वर्चुअली पूछिए कि ऑपोजिशन है ही नहीं, और उस ऑपोजिशन को भरने के लिए बीजेपी के पास बहुत ही अच्छा मौका है। अब इसको कितना कैश कर पा रहे हैं अन्ना मलाई साहब हो, बीजेपी हो, इनका जो टीम का जो और जिन्होंने अलायंस बनाया है, कितना कर पाएगा वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, और बीजेपी उसको कैश करते हुए दिख रही है। बीजेपी वहां ऐसी स्थिति ला दी है कि बीजेपी हर वोटर बीजेपी के प्रति ही सोच रहा है। और मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जिसको भी एआईएडीएमके या स्टालिन जी के खिलाफ अगर वोट करना है, या उस पक्ष मतलब वहां के जो सरकार के खिलाफ अगर वोट करना है, तो उसको बीजेपी के तरफ ही वोट करना है। उसको मतलब कि अब एआईएडीएमके जो ऑफिशियल जो एआईएडीएमके है, उसके साथ उसका कोई भविष्य अभी दिखता नहीं है। एक चीज और है जिसको मैं रखना चाहूंगा कि अगर हम 1991 के बाद का लोकसभा का चुनाव देखें, तो तमिलनाडु हमेशा नेशनल ट्रेंड को किया है फॉलो। कैसे किया है? 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उस समय 39 की 39 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को था मिला हुआ। 39 में 39 सीट कांग्रेस गठबंधन को था। 1996 में जबकि हम देखते हैं कि अगर भारत में जो लोकसभा का चुनाव जब से शुरू हुआ, तब से कोई सबसे ज्यादा जो मतलब खिचड़ी का जो मैंने कोई पार्लियामेंट था, तो वह 1996 का था। उसमें 39 सीटें टीएमसी को आई थी। मतलब कि वहां का जो मैंडेट था कि भैया टीएमसी एक रीजनल पार्टी थी, ऐसी पार्टी थी, टूटी हुई पार्टी थी, उसका कोई भविष्य नहीं था, तो वह संसद में ऐसा ही गया। 1998 में जब वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी, तो एआईएडीएमके के साथ उनको लगभग 30 सीट आया था, 30 सीट आया था, तो उनकी सरकार बनी। 1999 में 26 सीट आया था एनडीए को, जबकि उस समय बीजेपी का गठबंधन था डीएमके के साथ। फिर 2004 को अगर उठा करके देखें तो 39 की 39 सीट यूपीए को आई थी। 2009 में फिर यूपीए में कोई कहीं था वहां मेजोरिटी। 2014 में जरूर, 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में वहां पर यूपीए हार गई थी। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हम देखें 1991 के बाद से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है सो हमेशा नेशनल ट्रेंड को करती है फॉलो। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इस बार जो नेशनल ट्रेंड है, अब नेशनल ट्रेंड किसके पक्ष में है, सो हम लोग मतलब बात हम लोग के बात से क्लियर होता ही है। तो इसके अनुसार अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है, और देखना है कि ये रिजल्ट कैसे आता है। जी पुनीर साहब। यासिर, अगर हम इस पे गौर करते हैं कि जिस तरह से
गेट ऑफ साउथ, गेटवे ऑफ साउथ कहा जाए, या पूरी तरह से पांचवा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा सीट है, पांचवें नंबर पर 39 सीट है और फैसला करती है, एक तरफा फैसला करता है तमिलनाडु। ये बहुत समय से राजनीति में देखा है, लेकिन दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स रही है, बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स रही है। पहली बार हम देख रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है, और तीसरा मोर्चा इस तरह से खड़ा हो रहा है कि उसमें नेशनल पार्टी एक लीड कर रही है। 67 के बाद अगर हम गौर करते हैं तो इसमें अंबुमणि रामदास जो वन्यार हैं, लगभग 14% कहा जाता है, वहाँ भी जातीय लोगों को, शायद उत्तर भारतीय लोगों को इतना ज़्यादा उस जो जातीय वहाँ की राजनीति है उसके बारे में कम मालूम होता है, लेकिन वनियार से जो ताकतवर वनियार्स लीडरशिप है वो अंबुमणि रामदास के बीच में रहती है। वो एक बड़ा बीजेपी का अच्छा मुंह माना गया कि वो एक बड़ी पार्टी है, हालांकि 5, 6, 7%, 8% ही वोट उनका टोटल रामदास की पार्टी को मिल रहा है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं नाडर समुदाय से, उसका रामकृष्ण हैं, साथ में तमिलसाई हैं, तो मतलब बीजेपी ने क्या इस बार आपको लगता है कि जो गठबंधन किया है वो ग्राउंड पर जातीय समीकरण भी उसकी तरफ दिख रहे हैं? तमिल मनीला कांग्रेस को भी अपने उसमें रखा है, फिर 2 और पार्टियां उनके साथ आई हैं, वो अलग अलग पार्टियां हैं जिनका अपने क्षेत्र में जाति आधार पर है, और खुद अन्नामलाई गौंडर हैं, हालांकि पलानी स्वामी भी गौंडर हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस बार का जो गणित है, जातीय गणित को, उसको बीजेपी ने सुलझाने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार की रणनीति जो बीजेपी ने बनाई है, 2 चीज़ों का खास ख्याल रखा गया उसमें। पहला ये कि जातीय जो राजनीति होती है, खासकर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर पहला चीज़ यही होता है, जातीय राजनीति ज़्यादातर होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो गठबंधन भी किया है वो उसी आधार पर किया गया है कि जो जातीय वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए की तरफ आए। तो दूसरी जो बात है, नेताओं का चुनना, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये एक अहम रोल है। इस पर अगर हम सबसे पहले बात करें, हम देख सकते हैं तमिलसाई जो है उन्होंने तेलंगाना में राज्यपाल थी, वो पद छोड़ के वापस पहुंची, चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। इसी तरह हम देख रहे हैं अन्नामलाई को कोयम्बतूर में पहुंचाया है और कोयम्बतूर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी रणनीति बनाई गई कि जातीय वोट भी साथ आए और साथ ही साथ जो नेता है जिसकी अपनी अपील है उनको साथ लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है बीजेपी की तरफ आए। गठबंधन की हम बात कर रहे थे, अंबुमणि रामदास की हमने बात की, तो उनका भले ही 5 से 8% ही जो है वोट बैंक है उनका, लेकिन वो इस तरह से वोट बैंक है कि अगर वो साथ देता है तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हो उनको काफ़ी उनमें सफलता मिल जाती है, जीतने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वोट जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा है जहां पर उनका उम्मीदवार जो है जीत हासिल कर सकता है। अगर बीजेपी के वोट भी मिल जाते हैं और रामदास के वोट भी मिल जाते हैं तो वो कैंडिडेट जो जीत हासिल कर सकता है। इसी तरह हम देख रहे हैं टीटीवी दिनकरन, तेनी में जो है उसको टिकट दिया गया है, तो टीटीवी दिनकरन जो है अपने बलबूते पर जो है चुनाव जीत सकता है वहां पर, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से एआईडीएम के सब जो अलग हुए, शशिकला, टीटीवी दिनकरन, जयललिता की निधन के बाद से किस तरह से बिखर गई एआईडीएम की, तो उसके बाद जो है तेनी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे टीटीवी दिनकरन जो है अपने दम पर जो है चुनाव जीत सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नीलगिरीज की, नीलगिरीज में सीधे जो है मुकाबला हो रहा है, ए राजा का मुकाबला हो रहा है एल मुरुगन, जो कि केंद्रीय मंत्री है, एल मुरुगन के साथ जो है वहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो एल मुरुगन जो है उसकी समुदाय के वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा है और फाइट इस बार जो है टफ है ए राजा के लिए वहाँ से जीतना। पूरा तरह से जो रणनीति बनाई गई है उसमें खास ख्याल इस बार रखा गया है कि जातियों को एक साथ लाया जाए और ऐसे नेताओं को लाया जाए जिससे पार्टी को फ़ायदा मिले, वोट बैंक बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि 10 से 15 सीटें बीजेपी को आ सकती है, लेकिन अगर 3 या 4 सीटें भी बीजेपी को आती हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये एक जो है ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव से पहले
तमिलनाडु के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में अब मेन अपोजिशन पार्टी एआईडीएमके नहीं है और उसकी जगह जो है अब बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है ये सेमीफाइनल माना जा रहा है तमिलनाडु की लड़ाई के लिए है। इस बार जो है 400 पार के लिए भी तमिलनाडु ज़रूरी है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल तो वहाँ पर बीजेपी जो है एक मेन अपोजिशन पार्टी की तरह चुनाव लड़ेगी। और आज का जो गणित है इस चुनाव में जिस तरह से किया गया है, जातीय समीकरण देखते हुए, नेताओं को देखते हुए और गठबंधन को देखते हुए, ये सारा फॉर्मूला अगर यहाँ क्लिक होता है तो इसे विधानसभा चुनाव में भी अगले साल अप्लाई किया जाएगा। पहला फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये तमिलनाडु का, अगर मैं उस तरफ देखता हूं। लेकिन रामास्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग ये देखते हैं वीएस के जो कहा जाता है वीसी के, जिसमें कहा जाता है सबसे ज़्यादा पैरियर जो लगभग 12% के करीब हैं, हमेशा डीएमके के साथ रहे। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसने जातीय गणित को सबसे सही तरह से सुलझाया हुआ है। उसके लोग तमाम उनके साथ जुड़े हुए जो गठबंधन में जो उसकी पार्टी है वो काफ़ी सही तरीके से अगर आप देखते हैं वो मूव कर रही है। और अभी भी उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है, उन्होंने 28 पैसे वाला पीएम बताया, उन्होंने जिस तरह से शोभा करलांदे जी ने रामेश्वरम कैफे को जोड़ा, वो कि साहब तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने उस चीज़ को भी भुना लिया। उन्होंने जिस तरह से अटैक किया सनातन पर, उसमें उन्होंने जो द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक पहले से चला आ रहा रूप था उसको और उभारने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये तमिल संस्कृति की बात है। तो आपको लगता है कि इनकी काट जिस तरह से प्रधानमंत्री सेंगोल लेके आए, तमिल संगम शुरू किया और आखिर में कच्चा तीबू वाला, ये सबसे बड़ा कार्ड था जो प्रधानमंत्री मोदी ने चला, लास्ट में अपना छुपा के रखा हुआ था और एंड टाइम पे जब उन्होंने ये किया तो क्या चला? आपको लगता है ये इस तरह का चलेगा कार्ड? मैं दो चीज और बोलना चाहता हूँ। मेरा पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने ठीक कहे थे कि और आप भी बोल रहे थे कि डीएमके जातीय गणित वो सही करते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा डीएमके इस बार भी झूठ बोलते रहा है। उनका जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी पे लोग को खड़ा कर रहे हैं, वो खाली रिजर्व सीट्स पे कर रहे हैं। उनको ये सोच ये रहेगा कि फिर उनको जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनको खड़ा करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। और डीएमके भाजपा को ये बोलता है खाली हिंदुत्व का पार्टी है तमिलनाडु में, और मुसलमान को और क्रिश्चियंस को खड़ा नहीं करता। और डीएमके यहाँ पे एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं किया और क्रिश्चियन को खड़ा नहीं किया। फिर उनका क्या सोच है? और ये बोलते हैं कि ये सोशल जस्टिस का पार्टी है, सोशल जस्टिस मानता है तो फिर उनका काम करना चाहिए। खाली डीएमके बात करता है एक और काम दूसरा करता है, ये चीज देखना पड़ता है हमको। और दूसरा, आप बोल रहे थे कि अभी एक जातीय गणित और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का तमिल और तमिलनाडु का सोच। आपको ये देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का रिसेंट इंटरव्यू है, उन्होंने बोला मैं खाली तमिल का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं तमिल को इतना प्यार भी करता हूँ, इसी की वजह से मैं तमिल सीखना चाहता हूँ और तमिल से बात करना चाहता हूँ। ये पूरा देश का नहीं, पूरा दुनिया का एक पुराना लैंग्वेज है और उसका पूरा सम्मान करना है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरत है एक। और दूसरा, आप तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर देखिए, वो जब भी और कोई रास्ता पे जाते हैं या विदेश जाते हैं वो तमिल में बात नहीं करते हैं और या तमिल का प्यार और तमिल का महत्वपूर्ण बताते नहीं। बट नरेंद्र मोदी जी जब यूएन में गए थे या गयाना गए थे तो हर बार तमिल का महत्वपूर्ण का बात करते हैं, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल बोलते हैं। और खाली हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और यहाँ का लोग का आम आदमी का सच्चा अच्छा ही सोचते हैं ना। देखिए, जब तक 2014 तक तमिलनाडु में जो भी एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल एग्जाम्स का होता है, एक भी एग्जाम तमिल में नहीं होता था। जब नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद 2014 से आज तक 8 सेंट्रल एग्जाम्स अभी तमिल में हो रहा है। और सेंट्रल सर्विसेज के लिए देख लीजिए कितना रिक्रूटमेंट तमिलनाडु में होता था। अभी पूरा देश भर से लोग हर कोने कोने से, नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है, तमिलनाडु से हो रहा है, केरल से हो रहा है, गुजरात से हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से हो रहा है। पहला जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, केरल से बहुत कम लोग का होता है, अभी पूरा देश भर से लोग आ रहे हैं। फर्क ये है कि अभी उनका एक्सेस और सम्मान, उनका अपॉर्चुनिटी ये राष्ट्र ने दिया है। और अभी ये भी सोच देख लीजिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए तो फिर नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं, उनका वोट बैंक काम पे ज्यादा है, उनके लिए
ज्यादातर प्रोजेक्ट्स करेंगे। वैसा नहीं था उनका राज। उनका राज में हर लोग, हर आम आदमी को उनका प्रोजेक्ट्स जानना चाहिए था। इसीलिए उनका, आप पहला प्रोजेक्ट देखिए, सफाई का प्रोजेक्ट था, और उसके बाद टॉयलेट बनवाने का प्रोजेक्ट था, और उसके बाद आप देखिए नल से जल जाने का प्रोजेक्ट था। ये नहीं कि ये खाली कहाँ पे उनका वोट बैंक है वहां पे जाएगा, हर लोगों के लिए जाएगा। यहाँ पे ट्राइबल्स जो काम पे जनजाति लोग तमिलनाडु में रहते हैं वहां पे जाता है। इसका मतलब क्या है, हर लोग मेरा देश का लोग हर जगह कोने कोने पे उनका, वो आम आदमी का लाइफ बढ़ना चाहिए, उनका लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, अच्छा, उनका एक जो बात चाहिए बताएंगे, मैं उनका। बीच में आपको हाँ, रोक के माफ कीजिएगा टोक रहा जरूर। हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जो 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी थे, 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी थे, और इससे पहले भी, आखिर ऐसा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वो क्या क्रांतिकारी बदलाव आ गया? क्या ये सिर्फ अन्नामलाई जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनको तमिल भाषा में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कह पा रहे हैं, या ऐसा क्या लग रहा है जो आप बता रहे हैं? ये तो सारी चीजें पहले से हैं। 2014 से पीएम शौचालय उन्होंने किया, इज्जत घर बनाए, और उसके बाद किसानों के लिए किया, सबके लिए किया। लेकिन 2019 में भी बुरी तरह हारी पार्टी, और 37 सीटें, 39 में 38 सीटें उन पार्टी के पास रही, और बीजेपी को तो एक भी नहीं मिली। जो पनीर सेल्वन के बेटे को मिली थी वो भी अब चूंकि बीजेपी गठबंधन में आ गया, वो अलग बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। ये तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 1967 से जो तमिल पॉलिटिक्स एक ही ढर्रे पर रहती थी, जो फिल्म स्टार्स के इर्द गिर्द रही, वो अचानक प्रधानमंत्री मोदी की उन बातों को, क्योंकि आपको भी याद होगा, मैं उस समय था जब त्रिची में प्रधानमंत्री 2014 में शायद रैली कर रहे थे, 2019 या 14 में थे शायद, वहां जब एक बहुत बड़ा विशाल भीड़ थी और वो ताली भी बजा रही थी, लेकिन पार्टी को सीट नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या चेंज हुआ? हम लोग तमाम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चेंज हो गया कि प्रधानमंत्री की बात का वहां इतना असर होने लगा कि कच्चा तीबू जैसा मामला अचानक पूरी तरह से वहां सब लोगों के अंदर आया। ऐसा क्या चेंज है? तीन चीजें हमको देखना जरूरत है। एक, हिस्ट्री देखना है। 1962 में जब तक ये डीएमके पार्टी ने शुरू किया और इन्होंने गवर्नमेंट में आने लग गया, उस टाइम उन्होंने लोग को बोला कि उस टाइम का जो नेशनल पार्टी था कांग्रेस, हिंदी को यहाँ पे दबा रहा है और तमिल को निकाल रहा है। और वही बात से वो हर नेशनल पार्टी को आज तक देखते रहा, और लोगों के पास यही देखते रहे थे कि, और झूठ बोलते रहे कि ये हिंदी को दबा रहे हैं हमारे ऊपर, और यहाँ का डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, हमको अलग से करना होगा। और ये झूठ अभी बाहर निकलना है, एक। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ का डेवलपमेंट अलग है, और यहाँ का लोग अलग है, और यहाँ का लीडर्स को नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। पहला हमको ये देखना है, 2014 में जब आए थे उस टाइम फर्क हमको ये करना था कि पीपल का एक फॉल्स नोटिस था पूरा नेशनल पार्टीज का, वो फॉल्स नोटिस को हमको बदलाव लेकर आना था। इसलिए आप ये बोल रहे थे पहला कि जब भाजपा का 2% 1% था, जब मोदी आए थे 2014 में उनका वोट परसेंटेज 5% के आसपास बढ़ गई। इसका ये वजह है कि उन लोगों ने सोचा मोदी ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। पहला चेंज वो था। और अभी हम 2019 का देखेंगे, 2019 में डीएमके का ये शौक आ गया कि अभी मोदी आ जाएंगे यहाँ पे सच में, फिर उनका पॉलिटिकल फ्यूचर चला गया, क्योंकि करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ का लोग का फ्यूचर का बात कर रहे हैं, और आम आदमी का फ्यूचर बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है। इसका ये मतलब है उनको वोट नहीं मिलेगा, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर गया बस। इसके कारण के वजह से उन्होंने वो हेट कैंपेन शुरू किया। वो हेट कैंपेन को बढ़ाना, यहाँ पे उस टाइम भाजपा यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्टी था, और उनका बूथ वर्कर नहीं थे, इतना कैंपेन के लिए टीम नहीं था, तो उनका कोशिश कम हो गए। बट 2019 से आप देखेंगे, 2021 और अभी तक पिछले 3 साल में कितना काम हुआ है, वो ये सारा सोच का बदलाव लेकर आने के लिए काम हुआ है। और ये एन मक्कल यात्रा अन्नामलाई जी का पूरा ये बदलाव लेकर आने के लिए एक कोशिश है। और दूसरा, मोदी जी का नेतृत्व में हर सेंट्रल मिनिस्टर जो तमिलनाडु के होते हैं या तमिलनाडु के ना भी होते हैं, वो लोग यहाँ पे आके उनका प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लोग के साथ हमारा प्रोजेक्ट्स जो है उसका मैसेजिंग लेकर जाना का जरूरत है। वो सारा मैसेजिंग यहाँ पे हुआ है। वो मैसेजिंग पिछले 3 साल से बहुत अच्छे कारण से हुआ है, और लोग भाजपा का इंपैक्ट देखने लग गए। अभी उनको ये पता हो गया कि यहाँ पे डीएमके खाली झूठ बोलते रहेगा और इनका कुछ काम नहीं करेंगे, और लोग का दबाएंगे बस, और आम आदमी का जो विचारधारा है या सोच है या उनका एस्पिरेशन है उसको नहीं लेकर आएंगे सामने। और ये भाजपा का बदलाव है। भाजपा
हर जगह पे आप देखेंगे, बिहार में देखो और वेस्ट बंगाल में देखो, नॉर्थ ईस्ट पे देखो, जम्मू एंड कश्मीर में देखो। हम इंडिया में ये मानते रहे कि ये सारा स्टेट्स इतना डेवलप नहीं थे, बट वहां पे इतना प्रोग्रेस लेकर आए, फिर तमिलनाडु के लिए क्या कर सकते हैं। और आज मीडिया, आप थैंक यू बोलना है सर मीडिया को, मीडिया ये सारा सच लोग के सामने लेकर आए कि स्टैटिस्टिक्स बदला हुआ है, कि डीएमके यहाँ पे बोलता रहे कि तमिलनाडु के लिए भाजपा कुछ नहीं किया, और आप नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देखो, खाली शौचालय नहीं या नल से जल नहीं, बट उनका डेवलपमेंट के लिए क्या लेकर आया। पिछले 4 साल में 11 लाख का प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेकर आए। स्टालिन बोलते रहे मोदी जी ने कुछ नहीं लेकर आया, बट स्टालिन ने मोदी जी के साथ खड़ा होकर पिछले 5 बार इलेक्शन अनाउंस होने के पहले 5 बार जब भी मोदी आए थे, 7 लाख या 5 लाख का कुछ करीबन प्रोजेक्ट्स निकाला है यहाँ पे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, मेट्रो का, हाईवे प्रोजेक्ट्स का, इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर का, यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का, ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट्स का, ये सारा प्रोजेक्ट्स लेकर आए। फिर यह कहाँ से आया, ये सारा डेवलपमेंट तमिलनाडु में लेकर आ रहे हैं। सो इसका ये मतलब है, ये मोदी ये अलग नहीं सोचते हैं कि बाकी देश अलग है, गुजरात अलग है और बाकी देश अलग है, या बाकी देश अलग है और तमिलनाडु अलग है। ये सोचते हैं हर आम आदमी का फ्यूचर हमको बढ़ाना है, पूरा देश का फ्यूचर बढ़ाना है, पूरा देश का रेपुटेशन पूरा विश्व पे हमको खड़ा करना है। इसलिए आप देखो, हमें G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ, ये हो सकता है कि पूरा G20 का कॉन्फ्रेंस खाली गुजरात में हो सकता है या खाली दिल्ली में हो सकता है, वैसे नहीं हुआ ना। पूरा G20 का हर कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस, कल्चर कॉन्फ्रेंस, हर कोने कोने पे ये इंडिया में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, पौंडीचेरी में हुआ था, तिरुचि में हुआ था, मदुरई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। लोग इसका फर्क देखते हैं। बाकी पॉलिटिशियन आज तक जो कांग्रेस से आए या डीएमके से आए, खाली बोलते रहे, हमारा फ्यूचर बदलाव कुछ नहीं लेकर आए उन्होंने। और ये फ्यूचर का चेंज हम अभी कॉन्फिडेंटली देख सकते हैं हमारा सामने, वो टैंजिबल है। ये चेंज टैंजिबल जब हो सकता है, हमारा ड्रीम और भी बढ़ सकता है। हम पहला खाली हमारा रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचते थे, अभी रोटी कपड़ा मकान छोड़ के हम अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल सर्विसेज, अच्छा काम के लिए सोच सकते हैं। फिर अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल सर्विस, अच्छा काम के लिए सोच सकते हैं। हम ये विश्व पे क्या और इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, ये सोच सकते हैं। ये आम आदमी का फ्यूचर का चेंजेस ये आ रहा है, इसके साथ लोग जोड़ना चाहते हैं, अन्ना हजारे के साथ जोड़ना चाहते हैं, और मोदी जी के साथ जोड़ के ये बदलाव उनका लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये मुझे सारा लगता है हो कि सकता है एक काफी खाली चीजें चेंज हुई हैं, और उसमें बड़ा कारण ये भी है कि के अन्नामलाई उस भाषा को, जो भाषा वहाँ खेतों में काम करता हुआ आदमी समझ रहा है, जिसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। अगर मैं अभय जी आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोयम्बटूर में 1997 में बम ब्लास्ट हुआ। आडवाणी वहां रैली के लिए जाने वाले थे, उससे पहले बम ब्लास्ट हुआ, लगभग 52 लोग मारे गए। और उसके बाद वहां मतलब हालांकि सीताराम केसरी अब नहीं है, उनका जो बयान था बड़ा ही अजीब किस्म का बयान था कि साहब वो अगर मारने वाले होते तो उसमें मुस्लिम या जो कहा गया आतंकी होते तो उसमें वो नहीं बचते, या उन्होंने प्लेन उनका लेट कैसे होगा, क्योंकि वो प्लेन लगभग 40 मिनट लेट हो गया, 52 मिनट लेट हो गया आडवाणी के आने में। जो आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी वहाँ नहीं पहुंचे और वो बम विस्फोट में उस समय लोग मारे गए। उसके बाद काफ़ी बड़े लेवल पे वो भी शुरू हुए, छापे भी मारे गए, लेकिन उस दौरान पता चला 1000 केजी के करीब विस्फोटक इकट्ठा किया गया। और वहाँ उस समय काफ़ी मुस्लिम संगठन जो मुस्लिम उम्मा और अलग अलग नामों से थे, उन पर कार्रवाई करनी पड़ी डीएमके को। हालांकि डीएमके हमेशा से इसलिए भी वहाँ मानी जाती है कि उसको एक तरफा वोट मिलता है। अभी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद उनको वो सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार दोबारा से मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस पर वापस आता हूँ। यासिर, आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम वहाँ बहुत पॉलिटिक्स में नहीं है, इस तरह से 6% वोट है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को ध्रुवीकरण की बात के लिए कहा जाता है, तो वहाँ तो ध्रुवीकरण का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, तो डीएमके फिर अटैक क्यों करती है जबकि उसके वोट उसके पास है? जी, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, वोट कट गया। तो मुझे लगता है कि
ये जो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये 8 जुलाई 2023 से यात्रा शुरू हुई थी, एनमन एन मक्कल, मेरी जमीन मेरे लोग, एक बड़ी यात्रा है। अगर आप गौर करते हैं राजनीति में तो यात्राएं अगर वो मेहनत से की गई हो तो बहुत बड़ा बदलाव लाती रही हैं। चाहे आप किसी भी किस्म की यात्रा गौर कीजिए, जगन मोहन रेड्डी ने जब अपना पूरी तरह से जब शुरुआत हुई और अपने पिता के नाम पर राजनीति शुरू की, पार्टी तोड़कर अलग पार्टी में, तो उस वक्त भी मुझे लगता है कि एक यात्रा ने उनका भविष्य बदला था। और उसी तरह से एन मक्कल बीजेपी का बदल सकती है नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभय जी तक मेरा संपर्क हो गया है। अभय जी, क्या आप ये मानते हैं कि उस जो कोयम्बतूर है उस बम विस्फोट के बाद भी बीजेपी को वहां उस सीट पर इस तरह से ताकत मिली जरूर थी शुरुआती तौर पर, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से कहा जाता है डिवीजन के लिए बार बार उसको कह रहे हैं डीएमके वाले, लेकिन वहां इतने मुस्लिम वोटर्स नहीं है कि वो डीएमके डिवीजन पर बात की जाए या उस तरह के आरोप लगाए, और वो पूरे वोटर्स हमेशा से डीएमके के साथ रहे, तो भी डीएमके क्यों सनातन कोई खिलाफ या दूसरी चीजों को क्यों करती है? आपको क्या लगता है? देखिए पुनीर साहब, अगर हम बात करें कि मुस्लिम वोट, ऑफ कोर्स वहाँ लगभग 6% है। अगर स्टेट पॉपुलेशन को देखा जाए तो मुस्लिम का पॉपुलेशन वहाँ 6% है, तो मान के चलते कि 6% मुस्लिम वोटर होंगे। लेकिन एक चीज देखने वाली बात यह है कि IUML को वहां पर सीट दिया जाता है, मतलब 6% मुस्लिम वोटर है लेकिन उनका वजन उससे बहुत ज्यादा लिया जाता है। मतलब इसका समझ जाइए कि केरल जहां की IUML पार्टी हुआ उसको 2 सीट मिलता है, पोड्डानी और मल्लापुरम, लेकिन 1 सीट उसको रामनाथपुरम दिया जाता है यूपीए अलायंस के तहत। कहां? तमिलनाडु में 2014 में, 2019 में भी दिया गया था, इस इलेक्शन में भी दिया गया है उसको। तो समझ जाइए कि आउट ऑफ टर्न उसको, मतलब वहां पर कैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स को, हालांकि मुस्लिम पॉलिटिक्स वहां हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहां की फिजा में वहां की पॉलिटिकल पार्टी उसको कितना ज्यादा स्पेस देती है कि एक एक सीट के लिए जहां संघर्ष होता है वहां एक सीट 2019 में भी और 2024 में भी IUML जो कि वहां की पार्टी भी नहीं है, तमिलनाडु की पार्टी भी नहीं, वो बेसिकली पार्टी है केरल की, फिर भी उसको रामनाथपुरम सीट दिया जाता है। अब एक बात तो रही मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मैं एक दो चीज मैं अपने से बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास के लिए तमिलनाडु और साउथ की पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कैसे कि 1900, मैं थोड़ा कांग्रेस के, क्योंकि आपने पहले पूछा था उसका मैं थोड़ा एक जवाब देना चाह रहा था कि 1977 में जब कांग्रेस को 154 सीट पूरे भारत में मिला था, तो 92 सीट्स इन 5 राज्यों में, या उस समय के 4 और आज के 5 राज्यों में साउथ से मिला था। 154 में 92 सीट। उस 1977 के इलेक्शन में तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का AIADMK के साथ अलायंस था और 16 सीट लड़के 14 सीट जीती थी, और इस अलायंस को 39 में 34 सीट मिला था। 1977 की मैं बात बता रहा हूं। 1989 की अगर हम बात बतावें तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 195 सीट जीती थी और 108 सीट उसमें जीती थी सदर्न स्टेट से, 130 में 108 सीट। समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा है, कांग्रेस पार्टी को बचाए रखने में या बनाए रखने में साउथ स्टेट का क्या रोल रहा है कि पूरे देश में 195 में 108 सीट। उस समय तमिलनाडु में 39 में से 38 सीट कांग्रेस और AIADMK ने मिलकर चुनाव किया था। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस को बनाए रखने में और कांग्रेस को अभी तक में साउथ का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो उसके बाद मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में पुडुचेरी में वहां पर बीजेपी की एनडीए की सरकार है। लोग कहते हैं, बहुत सारे टीवी डिबेट में आइए, सभी लोग कहते हैं कि हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है साहब, आ रही है आपकी आवाज। ऐसा है कि हाँ ऐसा है कि हम, आप बड़े बड़े माने बहुत ज्ञानियों को सुनते हुए देखिएगा कि साउथ में तो कहीं बीजेपी साफ है, कहीं सरकार नहीं है। मैं सबको बोलता हूं कि पुडुचेरी भी अभी भी BJDA की सरकार है और बीजेपी AINRC के साथ सरकार चला रही है। और पुडुचेरी का और तमिलनाडु के क्या जो मेरे पॉलिटिकल संबंध है बहुत क्लोज है, उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1972 में जब DMK से अलग होकर के MGR ने जब AIADMK बनाई तो 1974 में उनकी पहली सरकार बनी थी पुडुचेरी में, और पुडुचेरी में जब सरकार 1974 में बनी थी, उसके बाद 1977 में कांग्रेस के साथ अलायंस करके उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जो मतलब कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और पुडुचेरी की पॉलिटिक्स एक दूसरे से काफी इन्वॉल्व है और एक दूसरे के साथ मतलब काफी सामंजस्य है।
और बीजेपी की मैं बात बता रहा हूं कि बीजेपी कितने धीरे से अपना विस्तार करती है, इसका अंदाजा अगर देखना है तो कोई देखे पुडुचेरी में। कैसे कि पुडुचेरी में इस बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़ रही है, एआईएनआरसी का वहां कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट है। बीजेपी कहीं कैसे विस्तार करती है कि बीजेपी बड़ा पद की तरफ नहीं भागती है। जैसे कि अभी एआईएनआरसी के साथ वहां सरकार बना रही है तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का पद दीजिए। बीजेपी वहां विस्तार करने के लिए कि भैया कैसे हम यहाँ पर मेरा एमएलए बढ़े, कैसे इस बार हम यहाँ से एमपी का चुनाव जीत करके हम अपने आप को आगे बढ़ाए। यही उसने तभी वहां जम्मू कश्मीर में किया था कि उसने महबूबा के साथ फाइट नहीं किया कि मुझे मुख्यमंत्री का पद दीजिए। वहां पर जो कर्नाटक में पहली बार सरकार बनाया तो कुमारस्वामी को पहले मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी पावर का त्याग कर करके पहले अपने विस्तार के लिए आगे ये करती है। एक चीज मैं आखिरी बार या मैं एक चीज मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी वहां दर बदर कैसे कमजोर होती चली गई। कमजोर होने का आलम यह है कांग्रेस पार्टी का कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर लड़ी और कन्याकुमारी छोड़कर सभी सीटों पर उसका जमानत जब्त हो गया। 2014 में कांग्रेस पार्टी अपने बूते लड़ी और सिर्फ 2 सीटों पर उसका डबल डिजिट में आया वोट, शिवगंगा में और कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी के अलावा सभी सीटों पर उसका जमानत जब्त हो गया था। तो कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में कैसे आ गई कि आज अपने बदौलत इतनी बुरी है? उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार या दिल्ली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रहा। कांग्रेस पार्टी जब भी तमिलनाडु में अलायंस करती थी सारे पार्टियों को कहती थी कि आप मुझे लोकसभा का सीट दे दो, विधानसभा का आप ले लो। तो होता क्या था कि वहां पर विधानसभा में डीएमके ग्राउंड से कटती चली जाती है वो पार्टी जो इस तरह के अलायंस करती है कि हवा में रहे। मैं अब यासिर के पास जरूर जाऊंगा। यासिर, एक बात मैं समझने में जो कम से कम इधर के दर्शक जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को उस तरह नहीं देख रहे थे, पहली बार इतनी गहराई से वो झांक रहे हैं। आपको भी, आप लगातार वहाँ इतने लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, आपको भी कोई वो गहराई महसूस होती है कि जो पहले एंटी हिंदी, एंटी जो सेंट्रल की पॉलिसीज़ और उन सब के खिलाफ बाकी नॉर्दर्न स्टेट के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल हेट खड़ी करके उससे जो वोट लेने का एक आइडिया था वो कहीं अब दूर जाता हुआ दिख रहा है? और अन्नामलाई जैसे लीडरशिप जो साफ शब्दों में ये कह रही है कि जयललिता हो, अन्नादुरई हो, या उनके आलोचना में यहाँ तक कि रामास्वामी, पेरियार रामास्वामी, जिनको रामास्वामी नायकर, उनके लिए भी सीधे तौर पर बोलकर वहां अपना पॉलिटिकल वजूद बना सकती है। ये क्या पॉलिटिक्स में चेंज आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बार की बात करें, इस चुनाव की बात करें, तो हम लगातार ये कह रहे हैं, पिछली बार भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आखिर बदला क्या। 2 चीज़ें बदली है, एक पॉलिटिक्स बदली है, पॉलिटिशियंस बदले हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, जब 2014 की हम बात करें तब जयललिता थी, हमने देखा कि डीएमके किस तरह से उस टाइम पे वहाँ पे थी, तो वो जो एरा है वो अब चेंज हो गई है। उस एरा के बाद अब हम देख रहे हैं एक नए नेता अब आ रहे हैं, जैसे स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन है, ये लोग अब सामने आ रहे हैं। तो जयललिता करुणानिधि वाली जो एरा थी वो ख़त्म हो गई और एआईडीएमके जो है वो बिखर गई। उसका फ़ायदा जो है सीधे बीजेपी उठाना चाहती है और बीजेपी ने साथ ही साथ अन्नामलाई को लाया। अन्नामलाई एक आईपीएस अधिकारी है, नब्ज पकड़ना उनको आता है कि जनता का नब्ज कैसे पकड़े, और वही उन्होंने यहाँ पॉलिटिक्स में भी किया। जो उन्होंने आईपीएस में सीखा था किस तरह से जनता के साथ रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, वही उन्होंने अप्लाई किया पॉलिटिक्स में। और राजनीति में जब वो पहुँचे तमिलनाडु में, तो उन्होंने सबसे पहले यही कदम उठाया कि जो दूरियाँ हैं दक्षिण और उत्तर के बीच में उनको कम किया जाए। जो हमेशा तमिलनाडु हो, केरला हो या कर्नाटक हो, एक बात बताई जाती थी नॉर्दर्न स्टेट जो है उनको ज़्यादा मिलता है, वहाँ के लीडर जो है डोमिनेंट है, साउदर्न स्टेट्स की परवाह नहीं करते हैं। तो उस दूरी को सबसे पहले अन्नामलाई ने कम किया, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए कि इस तरह की दूरियां नहीं है, वो मिट गई है, पूरा देश जो है एक है। प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली के भी है, वो तमिलनाडु के भी है, वो कर्नाटक का भी है, और ये मैसेज वो लोगों तक पहुँचाने में सफल हुए। और यही वजह है कि हमने अगर देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार डीएमके ने जो है सनातन धर्म पर हमला जो किया, वो यही वजह
वजह थी कि उनको लगा कि जो हम एंटी हिंदी की बात कर रहे थे वो अब चल नहीं रहा है, तो वापस जिस तरह से हमने देखा था आर्यन और द्रविडियन वाला जो बहस चलती रहती थी, पेरियार को लेकर जो बहस चल रही थी, तो इसीलिए फिर से उन्होंने वो कार्ड खेला था एंटी सनातन को कार्ड। यहाँ पर भी जो है लगातार अन्नामलई ने उसको टक्कर दी और लोगों के पास ये बात पहुंचाई कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये जो बता रहे हैं ये गलत है, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, केंद्र सरकार ऐसी नहीं है। तो वो जो मैसेजिंग का पार्ट होता है राजनीति में, वो जो है अन्नामलई ने बेहद अच्छी तरह से जनता तक पहुंचाया। और जिस तरह से हमने फिर देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नहीं पिछले 1 साल से लगातार तमिलनाडु के दौरे करते आ रहे हैं, तो जो अन्नामलई मैसेज पहुंचाना चाहते थे लोगों के पास, वो जो है लोगों को समझ आने लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री तो रोज यहाँ पर पहुंचते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं, हमसे मिलते हैं। तो जो बताया जाता था कि प्रधानमंत्री जो है दक्षिणी राज्यों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये गलत है। तो लोगों को वो समझ में आने लगा कि जो अन्नामलई बात कहते हैं वो सही बात है, जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो सही मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं तमिलनाडु का, तो वो लोगों के लिए ही दौरा कर रहे हैं। और इससे साफ ये हो रहा है कि जो बातें आज तक बताई जा रही थी वो गलत बातें थी, और अन्नामलई ने कहीं न कहीं उन बातों को सीधे जो है जनता तक पहुंचाया। वो नब्ज जो मैं अभी कह रहा था आपको, वो नब्ज पकड़ा कि किस तरह से जनता को वापस लाया जाए, दिल्ली की तरफ वापस लाया जाए, बताया जाए कि जी, लगता है कि वो नब्ज पकड़ ली, लेकिन नतीजा कुछ भी हो सकता है कि बीजेपी इस बार अपने आप को दूसरे रखने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि यहाँ जब फर्स्ट फेज के लिए उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं, विपक्ष इस तरह से हर रोज एक नए नए कैंडिडेट बदल रहा है, यहाँ तक कि अभी बदायूं सीट पर फिर बदल रहा है, यहाँ बागपत पे भी अभी एक और कैंडिडेट हो गया। यानी पार्टियां यहाँ मोदी की लोकप्रियता के सामने टिकती हुई नहीं दिख रही हैं, भले ही वो बातें कुछ कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम और साथ ही साथ एक ऐसे यंग आईपीएस जिसने जहां भी उसकी पोस्टिंग हुई अपना असर छोड़ा, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और अगर 400 पार का अपना नारा सही करना है तो इस पहेली को प्रधानमंत्री मोदी को सुलझाना होगा, जिसके पास उनकी चाबी अन्नामलई है। देखते हैं अब फर्स्ट फेज पे जब रिजल्ट आएगा, हम लोग 4 को फिर बात करेंगे। आप तीनों लोग जुड़े इस बातचीत के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया, और तमाम दर्शकों से अपील, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में किसी एक ऐसे ही इशू के साथ। नमस्कार।